उसे छोड़ना मत। रुक पाखंडी, कहाँ भाग रहा है तू? तुझे छोड़। सूरज अस्त होने को है, लेकिन मुखिया जी अभी तक नहीं आए हैं। अरे ओ कोतवाल जी। खबर तुम्हारी पक्की है ना? जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर सूचना नहीं दी होती तो क्या आते? जरा वहाँ पर देखिए, देखिए ना वहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आने में देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इसमें माफ करने वाली क्या बात है? आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। इस डांगपुरे गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है पहले मुझे क्या लगा था? आपके आने में संदेह था मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी दोनों ग्राम समितियों की बेहतरी के लिए ये है। आखिरकार हम इंसान हैं, बंदर तो नहीं। बंदर ही अपना घर बर्बाद और दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। दोस्तों, क्या तुम लोग जानते हो कि पंच दादा के घर पर हुई बैठक में क्या हुआ था? क्या भद्रपुरा गांव के लोग कुरेलो नदी का पानी डांगपुरा गांव वालों को देने के लिए सहमत हो गए? आप क्या बकवास कर रहे हैं? इन दोनों ग्राम समितियों ने कब एक दूसरे पर सहमति जताई हुई है? आज हम ऐसा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। मेरा मानना है कि आज की बैठक समझौते पर सहमति के साथ ही समाप्त होगी। यदि समझौता हो जाता है तो रानी बनकर जंगल में खुशी खुशी लकड़ियाँ काट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मजा आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम सब कितने खुश हो जाएंगे ना। मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। देखना तुम लोग, अगर ऐसा हुआ ना तो भद्रापुर की औरतों के साथ डांस करने को मिलेगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। कल हम दोनों ग्राम समितियां इकट्ठे मिलेंगे, समझे? और डांगेपुर के रानी वन तथा बांदीपुर के कुरलो के वन एक दूसरे के बीच बदले जाएंगे, जिसका उपयोग हमारे दोनों गांव वाले करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम सबके लिए लाभदायक विचार है मुखिया जी। तो आइए आज ही हम ये तय कर लेते हैं कि कल हम किस समय बैठकर सभा करेंगे। क्यों, ठीक है ना मुखिया जी? बेहतर है कि भोजन के बाद ही सभा हो। कम से कम खा पी करके सबका पेट तो भरा रहेगा ना, क्यों? अरे कटवाल, हमारे गाँव के हर परिवार के मुखिया को खबर दो, कल दोपहर के भोजन के बाद सभा में आने के लिए। वहाँ बताऊंगा। ठीक है मुखिया जी। अरे ओ कोतवाल, हमारे गांव के हर परिवार के मुखिया को खबर कर दो कि कल दोपहर के बाद यहाँ पहुँच जाएं। हम सब वहाँ बैठकर मुखिया जी के साथ विचार विमर्श करेंगे और फैसला ले लेंगे। बिल्कुल बताऊंगा मैं। वो क्या है कि मेरे प्रयासों के बिना डांगपुर गांव में पत्ता भी नहीं हिलता है। मुखिया जी, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि अब हम रानी वन में जा पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारे गांव के लोग ये सुनकर के बहुत खुश हो जाएंगे। सिर्फ हमारे गांव वाले ही क्यों, पूरे डांगपुर गांव वाले भी हमारी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। हाँ। कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे नहीं पहचानता है क्या? हम लोग यमदूत है, यमदूत। यमराज ने हमें भेजा है। इन सबको पकड़कर यही मार दो।
छोड़ो मुझे। सुनिए जी, सुनिए जी, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी! उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो। अब इस औरत के भी प्राण चले गए। पता नहीं इन छोटे छोटे बच्चों का अब क्या होगा। इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गए। हे नारायण, आपकी लीला कितनी रहस्यमयी है। अनाथ नहीं होने दूंगी, मैं इन्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगी। मैं इनकी देखभाल करूंगी। मैं भी इन्हें गोद लेती हूँ। सुनो गांव वालों, मेरे पति के साथ जिन परिवारों की हत्या हुई है, उन सभी सदस्यों की देखभाल मैं करूंगी। हर साल भोजन और कपड़ा मैं दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भद्रपुर ग्रामवासियों को सूचित करना चाहती हूँ कि डांगपुर हथियारों से हम बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। आज से इस भद्रपुर पंचायत की मुखिया ये रहेंगी। तो गांव वालों, आप क्या कहते हैं? क्या आपको स्वीकार है? हाँ। हमारी नई मुखिया, हमारी नई मुखिया, हमारी नई मुखिया, हमारी नई मुखिया, मुखिया इनकी, मुखिया इनकी, मुखिया इनकी, मुखिया इनकी। लो, फिर से भद्रपुर ने हमारी लकड़ियों को चुरा लिया। अगर मैंने इस बात को गांव के मुखिया को नहीं बताया तो मेरी रोजी रोटी तो खतरे में ही आ जाएगी। और अगर बता दिया तो फिर से दोनों गांवों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बताना तो पड़ेगा ही। एक काम करता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। जंगली कांटों को तेज करने की जरूरत नहीं है। आप डांगेपुर को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ओहो, क्या बात है वन रक्षक, यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है?
अरे क्या ठीक है मुखिया जी, आज सुबह सुबह मैं जंगल में गया था तो देखा कि सारे पेड़ कटे पड़े थे। इससे पहले कि मैं आपको बता पाता, मैं आपकी बंदूक के निशाने पर आ गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हे भगवान, पेड़ को किसने काटा? कौन है जिसकी हिम्मत हो गई हमारे रानीवन में घुसने की और पेड़ काट देने की? हाँ, कौन थे वो लोग? क्या मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं। जानने के बावजूद भी आप हमसे ही पूछ रहे हैं। अरे हमारे दुश्मन भद्रपुर के लोग ही तो हैं, और कौन हैं? चाय लीजिए। नमस्कार श्रीमती मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, लो चाय लो। अरे भगवान, जरा मेरी बात सुनो। आज रात फिर से हमारे रानीवन में लकड़ियों की चोरी हो गई है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं इन चोरों का क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। बिना चश्मदीद गवाह के हम किसे दोष दे सकते हैं बताइए? जो होना था वो हो गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कोयला चबाता है वो खुद काला कचरा बनता है। तुम बिल्कुल 16 आना सच कह रही हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही मुखिया जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या रे, कल रात फिर से उस दानव ने हमारा बांध तोड़ दिया और पानी अपने खेतों में ले लिया। वो भी हमारे बारे में क्या सोचकर बैठा है? वही तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग समझते क्या है अपने आप को। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नमस्कार करता हूँ मुखिया जी, नमस्कार। अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी। प्रणाम प्रणाम, चिरंजीवी भवा। लेकिन मुखिया जी ये बताइए, क्या खेत में पानी से सिंचाई हो रही है क्या? क्या अच्छी तरह से सिंचाई होगी। आज भी डांगपुर के शैतान वासियों ने हमारा बांध तोड़ दिया और सारा पानी अपनी जमीन में मोड़ लिया। अब जाके हमें उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे। पंडित जी, भद्रपुर वासी को एक साथ होकर उस गांव वाले को सबक सिखाना ही होगा, और ये हमारे गांव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे नारायण। श्रीमती मुखिया जी, हमें पहले सबूत को इकट्ठा करना होगा। बार बार हम उन पर इल्जाम लगाकर डांगपुर के साथ बार बार लड़ाई नहीं कर सकते। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ मुखिया जी? उस स्थिति में हमारा बांध तोड़ने से और कैसे लाभ हो सकता है, बताइए पंडित जी। अरे नारायण। मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि हमें पवित्र चावल के दानों से सत्य तथ्य का पता लगाना चाहिए? आप क्या कहती हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस बार हमें मंदिर के मुख्य पुजारी जी को यहाँ बुलाना होगा और उनकी विद्या से ये देखना होगा कौन है वो लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मामले में मैं एक काम करता हूँ कि आज ही जाकर के मैं हेड साहब को बुला करके ले आता हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसा ही करो। और तुम वन रक्षक, हमारे सभी गांव वालों को रानी वन में बुलाओ और हम भी वहीं पर आते हैं। सबके सामने भेद खुलेगा। जी मुखिया जी, मैं बुलाता हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चलिए। चावल के तुम दाना खिलाओ मेरे वन रक्षक भाई। धनुष के बल पर वन देवता को, धनुष के बल पर वन देवता को साक्षी मानकर मैं पता लगाऊंगा, मैं पता लगाऊंगा। अब पता चल गया है कि जो हमारे पेड़ों को काट रहे थे वे भद्रपुर के हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लोग कहते हैं कि कुबड़ व्यक्ति भी 7 ज्ञान देता है, लेकिन इन भद्रपुर वालों को कोई समझ नहीं आ रही है। भद्रपुर के। अगर हम किसी कुत्ते की पूंछ को सीधी करेंगे, वो नहीं सीधी होगी। एक जिंदगी जो होना है होने दो। अब या डांगपुर वाले नहीं रहेंगे या हम भद्रपुर वाले नहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी एक ही है। अब जो होगा वो होगा। आज फैसला हो ही जाए। आज तुम रहोगे या हम रहेंगे। चोर के हाथ में बंदूक देख रहा हूँ। ए डांगपुर के लोगों, हमारे बांध का नाश किए बिना क्या तुम्हारा भोजन तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता? ए चुप कर, बिना जाने समझे ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? जुबान संभाल के बात कर। हमने तुम्हारा बांध कब तोड़ा है, बोलो? अरे तुम लोग तो चोर हो, चोर। तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रहे हो। जो रात में जंगल में घुसकर पेड़ काटते हैं उन्हें चोर नहीं कहे तो फिर क्या कहें? उल्लू कहेंगे क्या? तो उल्लू कहें, उल्लू, वो लटके हुए उल्लू। अपनी गलती छुपाने के लिए हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। ये तुम्हारी बहुत पुरानी चाल है। और सुनो, रात में जो जंगल में घुसकर पेड़ काटते हैं उन्हें चोर नहीं कहा जाता।
उन्हें उल्लू कहते हैं। ए मुखियान जी, शराबी तो आपके लोग हैं। रात में लुक छिप कर जंगल में लकड़ी काटते हैं। ऐसा काम आप जैसे मूर्ख लोग ही कर सकते हैं। क्या कहते हो गांव वालों? चोर के पास 100 चालें होती है। इसका क्या सबूत है कि हमने लकड़ी चुराई हो, रात में जाकर लकड़ी काटी है? बताओ क्या सबूत है? आज का सबूत है, क्योंकि मैं बिना सबूत के कभी दोष नहीं देता। जैसे चोर चोर को पहचानता है, ये ओझा दोषी को। तो सुनो ओझा, अब सबके सामने सच सच बताओ, तुमने अपनी धनु विद्या से क्या क्या देखा है? सबको सच सच बता दो। मानो या ना मानो, रानी बन के लुटेरे भद्रापुर के मालूम पड़ते हैं। जब कोई गलत काम करता है तो उसका असर सब पर होता है। पुजारी जी, ये बात इन्हें बता दीजिए कि डांगपुर का असली रूप क्या है। हरे नारायण, सत्य पाप है और झूठ महापाप है। मेरे पुरोहित ज्ञान की सीख और बुद्धि के अनुसार और पवित्र चावल को देखने के अनुसार मैं ये देख रहा हूँ कि इन डांगपुर के लोगों ने हमारे गांव का सिंचाई बांध तोड़ दिया है। हरे नारायण, मेरी चावल की विद्या से बढ़कर और कोई सच हो ही नहीं सकता। जो चंडाल वो कंगाल, जो धोखा देता है उसका पतन तय है। चुप! जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं हैं, और मैं वो चिड़िया नहीं जो अपने घोंसले में छिप कर बैठ जाऊं। मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक बार अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इंसान तो क्या, भगवान भी मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे एक सुगंधित फूल पूरे जंगल में खुशबू फैला देती है, उसी तरह से एक औलाद अपने खानदान का परिचय दे देता है। तुम सही समय पर आए हो बेटा। पिताजी, ये जबान से बात करने का समय नहीं है इनसे। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। चलो। अब की ये देखो, अब इन्हें सच बताओ कि तुमने क्या देखा है। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों लड़ते रहते हो? कहा जाता है कि समझौता करना लड़ने से बेहतर है। हमेशा ऐसे ही लड़ते रहना मूर्खता है, मूर्खता। ये बेवकूफी होगी प्रधान जी। आज आप हमें रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आज मैं दिखाऊंगा इन लोगों को, इन भद्रपुरियों को, कि हम डांगपुर वाले कौन हैं। ए डांगपुर के गधे, होश में बात कर, नहीं तो तुझे नींबू की तरह निचोड़ के रख दूंगा और इसी नदी में तेरा खून बहेगा। कौन किसका खून बहाएगा ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। रुक जाओ, एक मिनट रुको। एक बात सुन लो, अगर तुम लोगों ने अपनी मर्यादा को लांघने की कोशिश की तो मैं जिला पंचायत जाऊंगा। न्याय पाने के लिए हम सभी को राजधानी जाना पड़ता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर क्या होता है। एक बात बता। जी मालिक। वो भद्रपुर की भीड़ में वो साहसी आदमी जो था, कौन है वो? क्या नाम है उसका? अरे आप उसके बारे में नहीं जानते? वो भद्रपुर की श्रीमती मुखिया का दत्तक पुत्र है। समझ गए आप? मुखिया जी का दत्तक पुत्र है। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहादुर है वो। तो अपनी बेटी राधा की शादी उससे आप। चुप बेगधा। मेरी बेटी राधा के लिए तो एक सभ्य, मजबूत, संस्कारी और सुशील वर की तलाश है। सुनो डांगपुर के सभी लोग, सुनो। हमारे गांव के मुखिया के सबसे बड़े बेटे गोपाल बाबू ने 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुनो सब लोग, सुनो। इसलिए सब लोग एक समारोह में शामिल हो जाएं और बच्चे को आशीर्वाद दें। उसने गांव का नाम ऊंचा किया है, इसलिए सब लोग कल सुबह इकट्ठा हो जाएं, समय पर आ जाएं।
बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। क्या हो गया? मुझे क्यों बुलाया आप लोगों ने? लीजिए, मैं देख रहा हूँ कि सब यहीं इकट्ठे हुए हैं। हुआ क्या है? होगा, यही रास्ता है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों बुला रही हो? मैं यहीं पर तो हूँ। क्या हुआ बताओ? पहले इधर तो आओ। क्या बात है, यही बताओ। कोई सुन लेगा। हमारी लक्ष्मी को माँ से कहा गया है। क्या? लक्ष्मी को माँ से कहा गया है? अगर ऐसा है तो उसे जल्दी नीचे कमरे में लेकर जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम जाओ बेटी, जाकर सोने के पानी से शुद्ध कर दो, ठीक है ना? ठीक है। बेटा, बेटा, मेरी तरफ देखो। धत पागल, तुम्हें मासिक धर्म आया है, इसमें रोने की क्या बात है? हम औरतों के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। इसका मतलब ये है कि अब हम काबिल हो गए हैं कि अब हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसीलिए मासिक धर्म आता है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी तुम्हारी तरह बहुत रोई थी, उसे भी मैंने बहुत समझाया था। तुम भी वैसे ही कर रही हो। रोने वाली कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूँगी अब? सुनो, अगले 7 दिनों तक किसी भी मर्द के सामने मत जाना तुम। 7 दिनों के लिए अपने बाबा, साधु, गुरुजी सबसे छुप कर रहना। ऐसा कहा जाता है इतने दिनों में जितने लोगों से भाग पाओगी उतना ही अच्छा नसीब होगा। और 7वें दिन को तुम्हें जल्दी उठकर स्नान करना होगा और खुद को शुद्ध करना होगा। इतनी सुबह मुझे अकेले ही जाना होगा क्या 7वें दिन नदी पर? मैंने अकेले नहीं, मैं तुम्हारी बहन को भेजूंगी और तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारे साथ होंगी, ठीक है ना? डरना नहीं। हाँ, अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं, अरे नहीं, चुकी हूँ अभी। बस भी करो। ये लो, ठंडा पानी है ना, है ना? बीमार पड़ जाऊंगी। ये सब लोग कौन है? ये क्या तुम्हारा तरीका है? जब हम गाना गा रहे थे उसमें तुम ही बांसुरी बजा रहे थे, ये क्या तरीका हुआ? शर्म नहीं आती? किसी भी बात की शर्म नहीं है। अरे घबराइए मत, हम लोग बस यही बगल में शिकार करने जा रहे थे। आप लोगों को हमने नाचते हुए देखा, मैं मोहित हो गया और भागते हुए हम सीधा यहाँ आपके पास आ गए। हट! तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? नहाते हुए लड़की को देखना। हम लोग नहाते हुए नहीं देख रहे थे, आपके दोस्तों को नाचते हुए देख रहे थे। जानना पहचान, तुम मेरा मेहमान, ऐसे कैसे दोस्त बना लूं? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जी? अब एक दूसरे को नहीं जानते तो इसमें क्या हो गया? जन्म से रिश्ता कोई थोड़ा ना बन जाता है। वैसे आज जान पहचान कर लेते हैं।
मेरा नाम गोरखे कांचा है। वैसे आपको किस नाम से पुकारते हैं? हाँ, ऐसे मजा आ गया। हट। ओह, तो आपका नाम आंखें हैं। हाँ हाँ, मेरी बहन को तंग मत करना। हाँ, यहाँ से जाते हो या मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। रुको। अरे अरे, जाता हूँ। अब आप साली बन गई हैं तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। वैसे अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। वैसे गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। जी नमस्ते। बेवकूफ, कौन था ये? बहुत नौटंकी था। पसंद आया क्या तुम्हें? क्या रे, लड़के को देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो रही है क्या? अरे मुखिया जी, इन लड़कियों को देखो, क्या ये पंचे घारती हैं? मुझे दूर से कुछ ठीक तरीके से दिखा ही नहीं पड़ रहा, क्या कह सकता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सब वहीं रोज मस्ती करती हैं, रोज मस्ती करती हैं। प्रणाम सरपंच जी। हाँ, खुश रहो। तो तुमने नदी किनारे आकर घर बना लिया है यहाँ रहने के लिए? हाँ सरपंच जी, पर मलेरिया की वजह से हम वहाँ रह नहीं पाए। हमारी सबसे छोटी बेटी मलेरिया से मर गई और मेरे बेटे का भी यही हाल है। मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छे से दवाई लेना और ध्यान रखना। अरे क्या रे, तुम्हें भी मलेरिया हुआ है क्या? अरे हुजूर, मलेरिया से भी खतरनाक बीमारी हुई है मुझको। अरे ओ कोतवाल, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मलेरिया से ज्यादा खतरनाक है? आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। हो सकता है इसे सब कुछ पता हो। नहीं, मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई भूखा है तो उसे पेट भर के खाना खाना चाहिए, और जब नींद आए तो सोना चाहिए। फिर चाहे रात हो या दिन हो, इसके अलावा कुछ नहीं पता मुखिया जी। अरे तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें रानीवन का देख रेख तो करना आता है कि वो भी नहीं आता तुम्हें? नमस्कार नमस्ते मुखिया जी। सरकार, हम लकड़ी ले आए हैं, उसके बदले में आप हमें अनाज दे दीजिए। क्यों नहीं, तुम लोग हमारी शरण में आए हो तो तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी। क्या कहते हो कमालमन? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। तुम लोग जाओ और पूरे गांव वालों को खबर कर दो, जल्द ही अनाज खत्म होने वाला जो है। हुक्म सरकार, जो हुक्म। अरे सुनो, इन सबको अनाज देकर रवाना करो। आग जलाने के लकड़ी के लिए 200 ग्राम अनाज और लकड़ी के लिए 5 किलो। चले जाओ, ले लो। जी मालिक। चलो आओ मेरे साथ। हम पर आपकी कृपा बनाए रखिए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। जाओ जाओ। नमस्कार नमस्ते मुखिया जी। क्या बात है, तुम लोग क्या लाए हो? हमारे पास क्या हो सकता है साहब? कोदो के दाने लेकर आए हैं। हमारे पास लकड़ियां नहीं है जिन्हें जलाकर खाना बना सकें। आप हमें कुछ लकड़ियां दे दें, इसके बदले आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे सुनो, इन लोगों से अनाज ले लो और इन्हें एक एक लकड़ी दे दो। आते हैं। क्या हुआ हुजूर, आज डांगपुर वाले और भद्रापुर वाले एक साथ सलाह करके आ रहे हैं क्या? लगता है ये लोग यहाँ लड़ने के मूड में आए हैं। अगर वो लड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा देखकर। एक बात बताओ, कल मैंने भद्रपुर के पंडित को बुलाने के लिए तुमसे कहा था, उन्हें खबर दिया कि नहीं, या भूल गए? पिताजी, आप पंडित जी को क्यों बुला रहे हैं? क्या हमारे घर में कोई समारोह है क्या पिताजी? बेटी राधा, अच्छा हुआ तुम स्कूल से जल्दी लौट आई। अब तुम्हारी उम्र शादी के लिए हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए पंडित जी को बुलाया है। मुझे लगता है कि भद्रपुर के मुखिया जी के बेटे के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी बेटी। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात से सहमत होगी। लगता है अपनी शादी के बारे में सुनकर वो शर्मा कर चली गई, है ना साहब? ये तो उसकी उम्र की वजह से है। ये हरके मेरा बेटा कहाँ मर गया है, नालायक कहीं का। मुझे तो उसकी भी शादी की चिंता है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। माँ, हाँ मैं खेत पर जा रहा हूँ खेती बाड़ी करने। यहाँ कोई मेरा काम तो नहीं है? है ना, तुम्हें खेत जाने की क्या जरूरत है? हमने तो कामदार रख दिए हैं, तो वही करेंगे। हर बात पर उन पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने खेत का ध्यान खुद रखना चाहिए। ठीक है, जाओ। तुमसे बहस कौन कर सकता है? कोई नहीं जीत सकता तुमसे। पर जल्दी लौट आना, ठीक है ना? ठीक है माँ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो। नारायण नारायण। सुनिए तो कृष्णा बाबू, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव मुखियानी जी। नमस्ते पंडित जी। चिरंजीवी भव। बहुत दिन के बाद आए हैं पंडित जी, आइए बैठिए। नारायण नारायण। सब नारायण करते हैं। क्या खुशी की खबर है पंडित जी, बताइए। कौन सी खुशी की खबर लेकर आए हो पंडित जी? जल्दी बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे सुनने के पहले आराम से बैठिए तो। बैठिए बैठिए पहले, जल्दी किस बात की है, अभी बताता हूँ। लो बैठ गया। चलो आप बताओ, क्या खबर है? देखिए, मैंने कल बेड़ापुर के पंचायत के लोगों को और प्रधान जी को घर पे बुलाया हुआ है। वो क्या है कि उनकी एकमात्र बेटी है जिसका नाम है राधा। उसका विवाह वो कृष्णा से करना चाहते हैं। दोनों की कुंडली मैच करती है और राधा बड़ी गुणवान लड़की है। अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं इन दोनों का विवाह तुरंत ही फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए, बाकी आपके ऊपर है। यही बताने के लिए मैं आया था। ओह प्रभु, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमें शादी के लिए हाथ मांगना पड़े उससे पहले ही रिश्ता खुद चलकर आया है। मैं बहुत खुश हूँ। और बेटा, तुम्हारा क्या विचार है इसके लिए? अरे माँ, मैं क्या कहूँ इसमें। आपको जो अच्छा लगे मुझे वही स्वीकार है। अब इस बार लग रहा है हमारी भाभी मिल ही जाएगी। चुप कर चुप कर। अब इस बार लग रहा है हमारी भाभी मिल जाएगी। हमारी भाभी मिल जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी भाभी मिल जाएगी। अरे बावरी, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? हम पागल नहीं हुए हैं। ये खबर सुनकर खुश है हम बहुत। आहा, अब कल से हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। शादी अब तक तय नहीं हुई है और इन लोग के ख्याली पुलाव पक रहे हैं। हरे नारायण। सब मंगल ही मंगल हो रहा है। अब शुभ काम में देर किस बात की करनी है मुखियानी जी? कल ही चल के कन्या को देख लेते हैं, क्या कहती हैं? तुम्हारा क्या कहना है बेटा? कल ही देखकर कल ही मंगनी कर लेते हैं। एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा और उनका घर भी काफी दूर है। अति उत्तम। अभी चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हाँ ठीक। धत्तरी की भाभी कब तक आएगी बताइए ना माँ। भाभी को देखने मैं भी चलूंगी। अगर भाई की दुल्हन भाई के हाथ का बनाया दही नहीं खा पाएगी ना, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी। पागल लड़की, तुम्हें पता है ना कल भाई की मंगनी है? नहीं, हम नहीं जानते। बेटा करण, मेहमान को प्यास लगी होगी। जाओ जाकर दूध दही छाछ लेकर आओ और देख कर आओ हमारी बेटी राधा वो क्या कर रही है। अरे राधा, जल्दी करो, तुम्हारा होने वाला पति काफी प्यासा होगा। चुप कर, फालतू बात मत कर। हमें तो यहाँ घबराहट हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है यहाँ पर। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अंदर से मन तो कर रहा है, बेचारा पानी से प्यासा होगा और तुम्हारी प्यारे से चेहरे को देखकर तरस रहा होगा। ज्यादा देर मत कर। हरे नारायण। बाबू कृष्णा, ये राधा है। मुखिया जी की इकलौती बेटी राधा। बताइए आप क्या कहते हैं, पसंद है कि नहीं? मेरे अकेले के पसंद करने से कुछ भी नहीं होगा पंडित जी। तो मेरी बेटी राधा, अब तुम भी अपना विचार प्रकट करो। शर्मा गई। मुझे तो ये रिश्ता बहुत ही पसंद है। हमारे बाप दादा के जमाने में ऐसा ही होता था। उन लोगों के फैसले से हम खुशी खुशी शादी कर लेते थे। ये दोनों आपस में खुश रहें, अच्छे से रहें, हमें क्या चाहिए, वही सही होगा। आप सही कह रही हैं मुखियाइन। हमारे बाप दादा के जमाने से ही ऐसा चला रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को पसंद आ गए एक दूसरे। तुम इस तरह नीचे क्यों बैठी हो? यहाँ मेरे पास बैठो ना। आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम नीचे ही बैठी हो। ये कुछ बोलती नहीं है, कहीं ये गूंगी तो नहीं है? अरे सगाई के दिन भी नहीं बोली थी ये। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो ना। मेरे दोनों कान तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए कब से तरस रहे हैं। लगता है वो मुझे सुन नहीं पा रही है, शायद इसीलिए जवाब नहीं दे रही है। ये बहरी है क्या? ऐसी गूंगी बहरी के साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा? लगता है पंडित ने मुझे फंसा दिया। अब तो मुझे इशारों वाली भाषा ही सीखनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भी गूंगे बहरे पैदा होंगे। अबे क्या सोच रही है? ये क्या लेकर आई हो तुम? मुझे दूध नहीं चाहिए, तुम खुद ही पी लो। चलो पी ही लेता हूँ, क्या करूँ। अब जो होना था वो तो हो ही गया, तो पछताने से क्या फायदा। बहू, अरे बहू। तुम्हारी बहू तो गूंगी बहरी है, बुलाती रहो बुलाती रहो। ये लकड़ी बोल देगी कुल्हाड़ी से काटते समय, लेकिन तुम्हारी बहू बोल ही नहीं पाएगी। अरे कैसे बोलेगी? जब सुनेगी तब बोलेगी ना। क्या हुआ सासू माँ? हाँ? इसे अंदर रख दो। ठीक है। अरे तो बोलती भी है। पंडित जी तो बहुत अच्छे निकले। कितनी गालियां दी थी मैंने रात भर पंडित जी को, कितनी गालियां दी थी। ए, तुम्हें क्या हुआ? अकेली क्यों बैठी हो? पास हुई कि नहीं तुम? धत तेरी की, मैं कैसे पास होंगी? उस दिन नदी किनारे वो मस्तीखोर दोस्त झगड़ने के बाद मेरा मन तो तब से किताबों में बिल्कुल नहीं लगता। मेरे सपनों में वही चिढ़ाता था। उसने मुझे हैरान परेशान कर दिया। जब मुझे लगता है कि मुझे अभी पढ़ना है तो बस उसी का चेहरा नजर आता है। ए सुनो, कहीं उसने मुझ पर जादू टोना तो नहीं किया? अरे लक्ष्मी, एक ही नजर भर में कोई किसी पर जादू टोना कैसे कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये जादू टोना नहीं है तो क्या है? ये तो मुझे कुछ अलग लग रहा है। पर क्या है? बोलना कुंची। प्यार है, प्यार है। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। प्यार में पड़ गई हो तुम। प्यार में पड़ गई हूँ? धत तेरी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम क्या सोच रही हो? अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं पता? आसान है, शादी कर लो। छे, तुम कैसी बात कर रही हो? सच ही तो कह रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है कि मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। यही तो कारण है, तुम फेल हो गई हो तुम्हारे उस मस्तीखोर दोस्त की वजह से। धत तेरी, तुम तो सब कुछ जानती हो ना। हो गया बेटा, अब छोड़ दो। आके थोड़ा आराम कर लो। कब तक काटते रहोगे? करने दीजिए सासू माँ। अगर काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे पचेगा? बात तो तुम सही बोल रही हो। तुम्हारे खाने को बिना काम के पचाया नहीं जा सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही खाना बनाया करो।
बस हो गया बहू रानी, इससे झगड़े में बहस में कोई नहीं जीत सकता। माँ, आपको पता है दीदी एग्जाम में पास हो गई है। और तुम्हारा क्या हुआ? पास हुई या नहीं? मैं तेरी वो क्या है ना भैया, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। जरा देखो इसे, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है और खुशी से बता रही है दीदी पास हो गई और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस लड़की का मैं क्या करूँ? धत तेरी माँ, मैं सिर्फ अकेले फेल नहीं हुई हूँ, तुम मुझे ही डांटती रहती हो। हमारे क्लास में पास होने वाले कम, फेल होने वाले ज्यादा है। ये फालतू के बहस करना बंद कर। तुम्हारी बहन बड़े कॉलेज में जाएगी आगे की पढ़ाई के लिए, तुम यही भैंस चराते रहना। माँ आप गुस्सा मत करो, ये अगले साल पक्का पास हो जाएगी। माँ आप गुस्सा मत हो जाओ, अगले साल मैं पास हो जाऊंगी। क्या होगी तुम पास? अगले साल क्या, अगले जन्म में भी पास नहीं होगी, समझ गई? माँ जो बोल रही है उस बात पर गौर करो ताकि दोबारा फेल ना हो। अगर तुम जाकर एग्जाम पेपर लिखोगे तो वो पास हो जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सुनो बेटा, अपने बड़े भाई को तुम जरा कुछ सिखाओ। लगातार सुबह से साधु की तरह भगवान का नाम जप कर रहा है। चलो उठो, जाओ अपने भाई से कुछ दांव पेच सीखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उसे उल्टी दिशा क्यों दिखा रहे हो। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनेगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे के पढ़ाई में बाधा मत डालिए। माँ, पिताजी से ऐसे बात मत करिए, वो मेरे लिए बाधा नहीं है, बल्कि वो तो प्रेरणा का स्रोत है। पिताजी और कांचा की तरह ही हमारे सारे गांव वालों को विद्या का असली महत्व नहीं पता, इसलिए मैं खूब पढ़ लिख कर सबकी आंखें खोलना चाहता हूँ। माँ, एक दिन ऐसा ही होगा। आपने देखा वो आपसे कितना प्यार करता है और आप है कि उस पर गुस्सा करते रहते हैं। ठीक है, नहीं डांटूंगा। अच्छा सुनो, मुझे देरी हो रही, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत काम खत्म करने हैं आज। इसको बुद्धि कब आएगी? पढ़ाई छोड़ दी है, बस इस लकड़ी के साथ खेलता है। ये तो बस एक निकम्मा पंडित बनकर रह जाएगा। इसको पढ़ाई छुड़ाकर मैंने अच्छा काम किया है। कांचा ने खुद से पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो तो गुरुजी ने लाठी से इसके हाथों पर इतने जोर जोर से मारा कि उसके बाद से ये स्कूल नहीं गया। है ना कांचा? चुप रह तू, वरना ये लाठी देख रहा है ना, तेरे सर पे दे मारूंगा। बस करो, ऐसा मत बोलो। आखिर तुम्हारा ये बड़ा भाई है और इसने तो बस यही कहा कि वो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। पापा ने रोक दिया, वरना तेरी खैर नहीं थी। एक मूर्ख से कभी भी मत डरो, भगवान ऐसा ही कहते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाऊ जी नमस्कार। नमस्ते। अरे बाप रे, ये तो फल बीज वाला मेला है। मेरे लिए तुम्हें पहचानना कितना मुश्किल था। हाँ बिल्कुल सही कहा। वो बीज है, किसी फल का बीज है, वो मेरे लिए पहचानना बहुत मुश्किल है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम भारत से आ रहे हो क्या? हाँ, अभी मैं भारत से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझको मेरे गांव वालों की बहुत याद आ रही थी। हाय राम, ये कौन सी भाषा बोल रहा है? इसकी बोली को क्या हो गया है? ये भारत जाकर हमारी भाषा को भूल गया है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये फल बीज ही है ना? अरे भाभी, आप क्या बात कर रही हैं? उधर की भाषा बोलते बोलते उधर की भाषा की आदत पड़ गई है, लेकिन अपनी भाषा भूला नहीं हो ना भाभी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारे हाथ में छोटा सा डिब्बा कैसा है? कितने सारे लोग उसके अंदर से बोल रहे हैं, क्या इसके अंदर भूत है क्या? ये देखिए, ये आकाशवाणी है, ये वहाँ का आकाशवाणी रेडियो है। लो सुनो एक बार तुम। अरे अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें से तो कोई बोल रहा है। इसके अंदर लगता है कोई आदमी रहता है जो बोलता है। उसे बाहर निकालो, बेचारे की सांस फूल जाएगी। बाहर निकालो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इसमें आदमी कहाँ से आएगा? ये क्या कह रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? उसके अंदर जो बोल रहा है वो है कौन? यहाँ अंदर मशीन है, मशीन। वहाँ बोली गई बात यहाँ सुन सकते हैं, मशीन की वजह से। अजीब बात है।
अरे क्या बोल रहा है? इसने तो मुझे चौंका ही दिया। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मेरे साथ भारत आओ, वहाँ तुम्हें एक से एक चीजें मिलेंगी। अरे क्या खड़ा खड़ा बकवास कर रहा है तू? हम लोग को बेवकूफ समझता है क्या? अरे उल्लू के पट्टे, हम तुम्हारे साथ इंडिया चले जाएंगे तो यहाँ जंगलों को कौन देखेगा? हैं? क्या नाम है, बातों बातों में ही भूल गया। सिगरेट जलाने के लिए कुछ है क्या? अरे जाओ ना, जल्दी ले करके आओ जल्दी तुम से। करो, मैं अभी आई। अरे क्या कर रही हो? आओ। अरे देखो तो, तुम्हारे हाथ तो लेप्रोसी के कारण खराब हो गए हैं। अरे भाई क्या बताऊं मैं आपको, पता है साबुन की फैक्ट्री में काम करते करते ये हो गया मुझे। वहाँ साबुन की फैक्ट्री में तेजाब लग गया मेरे हाथ में, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अच्छा अब मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे जाना है यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो। दारू की दुकान में बर्तन मांजता होगा, इसीलिए उसके हाथों में इस तरह के दाग पड़ गए हैं। बड़ा हीरो बना फिरता है। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बर्तन ही धोता होगा। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, जाऊँ ना? इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? खाने के लिए कुछ लिया है और नाश्ता भी नहीं किया है, क्यों जा रही हो? भाभी ने रोटी और अचार दिया है मुझे। अच्छा ऐसा है, तो ये लो प्रसाद ले लो। खूब मन लगा कर पढ़ना। अगर नई जगह हो तो अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? सुनो माँ, मुझे भी एक टीका लगा दो ना। अगर तो इस साल भी पास नहीं हुई ना, तो मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी, समझ गई? शादी नहीं होने वाली इतनी जल्दी। बहू रानी, यहाँ और टीका लगा दूं। चलो मॉम, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। माँ जाती हूँ। ठीक। आज लग रहा है हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। बहुत सारी मछलियाँ। पता है मेरे दोस्त, मुझे लगता है आज मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। मछली दोस्त, आ गई मछली। देखो वहाँ कौन है? ये तो सिर्फ मछली नहीं है, ये तो मादा मछली है। चलो आज इसे तलकर खाते हैं। चलो, अरे संभल के। ओहो, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगी? ये क्या बकवास है? मेरा रास्ता छोड़ो, चलो बाजू हटो। बकवास इधर नहीं, छोड़ो थोड़ा मुझे। उस तरफ जाकर करते हैं। चलो ले चलो, छोड़ो मुझे, ले चलो छोड़ो इसे। मुझे। मुझे बचाओ, कोई बचाओ। हम तुम्हें पूरा खाएंगे नहीं मादा मछली, बस थोड़ा चखेंगे। अरे चिल्लाना बंद कर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उस लड़की को। क्या कोई जाल में फंसी मछली को ऐसे ही छोड़ देगा क्या? क्या बोलते हो? नहीं नहीं, नहीं छोड़ सकते इसको। उल्टा हम इसका माथा फोड़ देते हैं। तुम इसे पकड़ के रखो, मैं इसका माथा फोड़ के आता हूँ। मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, इसने तो हमारे अंडे फोड़ दिए। अरे चल निकल यहाँ से। अभी सिर्फ अंडे ही फूटे हैं ना। अगर तुम दोनों यहाँ पर दोबारा दिख गए ना तो अंडे ही नहीं रहेंगे। नहीं, निकलते भाई यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो चोट लगी है। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। फ्लर्ट तो काफी अच्छा कर लेते हो तुम। फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब कोई अच्छा करे तो उसे अच्छा कहो, और कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं। ऐसा क्यों? माफ कीजिए, मैं उनको माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने जानबूझकर किया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गलतियाँ तो होती रहती हैं। अनजाने में हुई गलती को हमें माफ कर देना चाहिए। अच्छा, तुम कितने समय से
इस गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही हो? बताओ जरा। वैसे आज मेरा पहला दिन है और तुम्हारा भी पहला दिन है क्या? बताओ ना। मेरा मेरा तो पहला दिन उस दिन था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। ऐसा है क्या? इसका मतलब मेरा भी आज स्कूल में लगता है पहला ही दिन है। अच्छा। हाँ हाँ। अरे यार, हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं और मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई मास्टर जी को। अरे चलो चलो, हाँ घंटी बज गई। चलो चलो चलते हैं, जल्दी करो। आ जाओ, भीड़ मत लगाओ। चलो। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार टीचर। सब बैठ जाओ बच्चों लोग। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं हिंदी सब्जेक्ट का टीचर हूँ। मैं इस स्कूल में आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं और पढ़ना चाहते हैं। आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। अब आप सब लोग एक एक करके अपना अपना परिचय दे दें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम भाभी शाह है और मैं भरतपुर गांव से हूँ। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश सुनवर है। मैं सरस्वती जूनियर स्कूल से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल खत्री। मैं डांगपुर गांव से हूँ। मैं डांगपुर के विद्यालय में 5वीं कक्षा में प्रथम आया था। नमस्ते, मेरा नाम गुनकेसरी है और मैं भद्रपुर गांव में रहती हूँ और मैंने भद्रपुर प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ली है। ओहो, ये तो भद्रपुर की लड़की है। दगाबाज दांगपुरे वाले। चलो, आज का पढ़ाई पूरा हो गया। हाँ, मैं तो डर गई थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, पर आज से बहुत अच्छा, अच्छा लगा आज पढ़ाई करके। सही बात है। इसे उठा लो। हाँ, शाम को मुझे भी जाना है। मजा आ गया। रुको रुको, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, हम साथ में चलेंगे। गुनकेसरी, मेरा नाम गोपाल खत्री है। मैं डांगपुर गांव से हूँ। मुझे मिलना भी था तो यही आदमी जो उसी गांव से है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। पहले तो उस बेवकूफ ने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? माधव मछली। क्या बात है, क्या बात है। आज हम इस मछली को भून कर खाएंगे। अरे सुनो, अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक रुक रुक, क्या पकड़ उसको। रुक 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 रुक। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, सीता जैसी लड़की को हाथ लगाया। धन्यवाद। अगर मौका मिला तो मैं इस उपकार को किसी तरह चुका दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ये तो मेरा कर्तव्य था। क्या डांगपुरे के गांव वालों को मानवता धर्म पता है? हमें सब कुछ पता है। हाँ। अरे क्या जानती हो तुम? हाँ, क्या जानती हो तुम कि डांगपुर के लोग खूनी हैं? उन लोगों ने खून किया है। तुम्हें जो भी पता है ना, उसे अपने पास में रखो। अरे चमेली, तुम्हारा घड़ा भरा नहीं क्या? मुझे भी पानी भरने दो। जरा देखो, ये वही मस्तीखोर लड़का है ना? ये उस दिन लड़की को छेड़ रहा था, है ना? अरे सुनो तो। हाँ, मुझे बुला रही हो तुम? जरा यहाँ तो आना। पता नहीं, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मुझे क्यों बुला रही है? मुझे क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। कौन हो तुम? तो तुम भूल गए हो क्या? तो कोई बात नहीं। तो क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गए हो? दोस्त?
वो भी मेरी? हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्त लक्ष्मी, जिसके साथ तुम नदी पर मिले थे। नहीं नहीं, उसे भूला नहीं। उसे कैसे भूल सकता हूँ? वैसे कैसी है तुम्हारी दोस्त? कहाँ है वो? क्या हुआ है उसको? जो उसको होना था वो तो उसे हो गया। वो तो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वो तुमसे से जल्द मिले। आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना? अच्छा, तो क्या कह रही थी तुम्हारी दोस्त मेरे बारे में? कहाँ है वो? क्या कर रहा होगा? मैं उससे कब मिलूंगी? तुम्हारे प्यार में ही खोई रहती है और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। और यहाँ तो दिख रहा है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला मैं उन्हें कैसे भूल जाऊंगा? अगर मैं उनका ख्याल नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप एक काम करिए ना, उनसे एक मीटिंग करवा दीजिए मेरी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल उस दिन के बाद उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई मेरी। बस एक बार आप मिलवा दीजिए मुझे। मैं कसम खा के कहता हूँ आपसे, जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। वो परसों के मेले में घूमने के लिए आएगी। अगर तुम चाहो तो आ जाना। परसों? हाँ हाँ। उस बड़े वाले मेले में? ये सही रहेगा। ठीक है। धत तेरे की, मैं उससे मिलूंगी तो क्या कहूँगी? तू बता, मुझे तो शर्म आएगी। तुम दोनों के पास कितने पैसे, जल्दी बताओ। देखो, उसका दोस्त आ गया और वो भी आ रहा है। हाँ? ओए सुन, तूने भद्रापुर की लड़की को उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भद्रपुर की लड़की को हाथ लगाने की? पापा, ए माँ, मुझे छोड़ दो। माँ, छोड़ दो मुझे। बाहर आओ दोनों। मुझे कहाँ लेके आए हो? मुझे छोड़ बाहर दो। आइए और देखिए कि मेले से मैं क्या लेकर आया हूँ आप दोनों के लिए। भगवान का प्रसाद लाया हूँ। मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? ये किसकी बेटी है? मुझे छोड़ दो। बेटा, तुमने ये क्या किया? कौन है ये लड़की? छोड़ दो। मेरी गर्लफ्रेंड है और आप दोनों की होने वाली बहू है माँ। हे भगवान, मत रो बेटा, मत रो। जो होना था वो हो गया, अब रोना मत। कितनी घबरा गई है वो। तुमने क्या किया? हमारे गांव के रीति रिवाज ऐसे ही है बेटी। हम इसी तरह बहू लाते हैं। तुम बहुत घबरा गई हो बेटा। कहाँ से आई हो? बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? भद्रपुर। भद्रपुर? किसकी बेटी हो तुम? भद्रपुर के मुखिया की बेटी हूँ मैं। अरे उल्लू के पट्टे, तुम्हें पता है किसकी बेटी को उठा कर लाए हो तुम? वो भद्रपुर वाले पहले से ही हम पर आग बबूला होकर बैठे हैं और अब तुमने आग में घी डालने का काम किया है। नालायक! अगर तुम मेरी बात को मानोगे, अपने परिवार की भलाई चाहते हो और पूरे गांव की भलाई चाहते हो तो इसे उसी रास्ते से वापस पहुंचा कर आओ जिस रास्ते से लेकर आए हो। तुम्हें पता भी है इस लड़की के चक्कर में कितनी लड़ाई हो सकती है। ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अगर भद्रपुर में ये खबर पहुंच गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा पता है तुम्हें। चलो बेटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। रुकिए अंकल, मैं अब नहीं जा सकती। अपने समाज में नजर नहीं मिला सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे घर वाले किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी वो मुझे वहाँ नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे बेटे की पत्नी बनने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ठीक है, अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम मेरी बहू बनोगी। आज तुम दोनों की शादी मैं अपने गांव के मंदिर में करवा दूंगा। क्या रे, तू डांगपुर लड़ने के लिए गया था? वो डांगपुर का कौन सा लड़का है जिसने मेरी बहन को भगाया है?
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा बाबू वो डांगपुर से आए थे, इतना ही पता है, और कुछ नहीं जानते हमें हम। डांगपुर जाना होगा उसको पकड़ने के लिए। हम लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबकी पिटाई कर दी हुजूर। कृष्णा जाओ बेटा, बंदूक लेकर आओ। आज मैं डांगपुर के साथ अंतिम भेंट करूंगी। क्या पंडित जी, मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन क्या करें, वो मेरे छोटे बेटे ने हद ही कर दी। कोई बात नहीं, अब अगले साल मैं अपने बड़े बेटे की शादी करवा दूंगा। कमीने, मेरी बहन को भगाकर जबरदस्ती शादी कर ली तूने। समझता क्या है खुद को? तुझे पता नहीं कि वो मेरी बहन है। इस तरह तमाशा करके कोई फायदा नहीं होगा। इन दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की है। इस शादी को किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाया। तुम्हारी बहन की इच्छा से ये शादी हुई है। ए गोपाल, तू हम लोगों के बीच में मत बोल, नहीं तो तेरे भाई के साथ में तुझे भी मार दूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारिए, इस पे इसका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी माँ, क्या कह रही हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुझे माफ करना माँ, मेरे पति परमेश्वर के जो भी रिवाज है मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकती। माँ, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो माँ, तो मेरा घर बर्बाद मत करो माँ। तुम यहाँ से चली जाओ माँ। जब अपने ही सिक्के में खोट हो ना, तो दुश्मनों को क्या कह सकती हूँ? अब से हमारे लिए मर गई है तू, हमारे लिए। अब तू जिंदा नहीं है, मर गई है। बाबू चलो यहाँ से। अब हमारा बेटा अचानक से बहू ले आया और हमने गांव के लोगों को पार्टी भी नहीं दी। ये सही नहीं लग रहा है मुझे लगता है हमें सबको न्योता देना चाहिए, सबको बताना चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भगवान, मैं भी यही कहने वाला था। हाँ, आप तो यही कहने वाले थे। मुखिया जी, क्या हुआ कोतवा? वो कलंगा गांव के थानेदार जो है ना, वो इसी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पुलिस क्यों आ रही है? क्या मालूम, लेकिन वो लोग यहीं गांव की तरफ ही तेजी से चले आ रहे हैं। भद्रपुर के लोगों ने कंप्लेन किया है। आप एक काम करिए कि गोरखा और कांचा को जल्दी से यहाँ से भाग जाने के लिए कह दीजिए। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। आखिर कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर वो गया कहाँ? कहाँ भागूंगा मैं? क्या हुआ कोतवाल? तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हारी इस गलती के कारण खलंगा की पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस क्यों आ रही है? फालतू बकवास का वक्त नहीं है, मेरी बात सुन। जाकर पीछे कहीं छुप जा। और बेटी तुम भी जाओ अंदर, अंदर जाओ। अंदर जाकर कहीं भी छुप जाओ। दोनों जल्दी जाओ। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। ये डांगपुर का मुखिया कौन है यहाँ? सच कह रहा हूँ बाबूजी, मुझे नहीं पता। मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदार ये है। ओ, तो आप हैं यहाँ के मुखिया? हाँ हुजूर। नमस्कार नमस्कार। अरे मैं तो कब से हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। हाँ अच्छा, मैं यहाँ खलंगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत से आया हूँ। हाँ मुझे पता है। ओ, अगर आपको पता है तो आप सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अरे जितने लोग हैं उन्हें तो इकट्ठा करो, हम आज से ही काम शुरू करते हैं। आप किस तरह के काम के लिए यहाँ आए हैं हुजूर? अरे अभी तो आपने कहा आप जानते हैं। हमें यहाँ नागरिकता का सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया है, इसलिए हमें उसकी लिस्ट बनानी है। नागरिकता? नागरिकता? अरे हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। नागरिकता मतलब नागरिकता। सुनिए, हमारे सरकार ने इस देश के सभी नागरिक को नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसीलिए हम इस दांगपुर गांव में आए हैं ताकि हम आप सभी का नाम इकट्ठा कर सकें। तो मुखिया जी, आप सभी गांव वालों को बुला लीजिए।
तो बताइए भाई लोग, आप लोग नागरिकता लेने के लिए तैयार हैं? हम भला क्या करेंगे नागरिकता लेकर? हाँ मुखिया जी, आप इन सभी से कहिए, सबसे पहले आप यहाँ आकर अपना नाम बताइए, फिर अपने परिवार वालों का। सुनिए, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये जो सरकारी बाबू है ना, हमारे नागरिकता का कागज बनाने के लिए आए हैं। मैंने तो पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि ये लोग कुछ न कुछ अच्छे काम के लिए ही हमारे गांव में आए हैं। मुखिया जी, ये नागरिकता का मतलब क्या होता है? क्या हम सब लोगों को आप बता सकते हैं क्या इसका मतलब? नागरिकता मतलब कि हाँ, ये नागरिकता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, गोपाल बाबू बिल्कुल सही बताएंगे। आप लोगों को नागरिकता मिलने के बाद इस देश के नागरिक कहलाएंगे और साथ में कागज भी मिलेगा, जिस पे आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, पूरे परिवार का नाम रहेगा, आपकी जन्म तिथि और पूरा पता भी लिखा रहेगा। जिनके पिताजी और दादाजी गुजर गए हैं, उनका नाम लिखकर क्या करेंगे? क्या आप लोग जानते हैं, इसमें आप लोगों के घर की जानकारी होगी और बाप दादा का नाम भी होगा। तो सबसे पहले अपना नाम लिखवाइए इसमें। आइए। सुन बेटा, हमारे गांव में अतिथि बनकर सरकारी बाबू आए हैं, तो इनके स्वागत की तैयारी करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सरकारी बाबू के लिए हम डांगपुरी डांस से उनका स्वागत करेंगे। मत रो बेटा, मत रो। जैसे तैसे करके किसी न किसी दिन तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। ऐसे रो के क्या होगा? रो मत, मत रो बेटा, मत रो। कितना रोओगे बेटा? मत रो ऐसे। ए बेवकूफ कहीं का, क्या कह रहा है ये? दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अरे शादी तो इसकी पहले ही हो चुकी है। तुम्हारी बहन के मरने के बाद तुम्हारी माँ ने कितने दुख सहे पता है? जब तुम सयाने हुए तो तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी थी मैंने गांव से जाकर, लेकिन ये उसको संभाल ही नहीं पाता है। फिर से शादी करेगा। मुझे लगता है ये शर्मा रहा है। सुनो, मैं पंडित जी को बुलाने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से जल्दी इसकी दूसरी शादी की तैयारी करो। घर में बीवी बैठी हुई है, दूसरी शादी करनी है इनको। बहू, जरा बाहर आओ और अपने पति का ख्याल रखो। अब आ जाओ। मैं तो बेकार में रो रहा था। मेरे पिताजी ने इतनी अच्छी बीवी ढूंढी है मेरे लिए। बहुत मुश्किल से उन्हें ऐसी अच्छी लड़की मिली होगी। मेरे पिताजी तो महान हैं। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब मेरी बारी आई है। बताओ किस गोटी को मारूं मैं? किसी भी गोटी पे मार दो यार। अच्छा, उसे मारना है क्या? अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल चांद की तरह। ये है कौन आखिर? मैंने पहले तो नहीं देखा। तुम जानते हो क्या? अरे मैं इसे नहीं जानता हूँ, शायद कोई यहाँ नहीं है। ये मेरी बीवी है। पिताजी हिमदा से लेकर आए हैं। अपने गांव की नहीं है, इसलिए तुम लोग पहचान नहीं पाए। अगर ऐसा है, देख, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, हम लोग भाई भाई हैं ना। बोलना बोलना। अरे गोरे, ऐसा है तो तू बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन जाता? उसका साया बन के पीछे पीछे घूमते रहना। मैं कैसे बन जाऊंगा? तुमने देखा नहीं, मैं क्या उसके साथ कहीं घास निकालता घूमूंगा क्या? हाँ, जिस तरीके से तू बोल रहा है समझ तो मैं भी गया हूँ, लेकिन गोरे, जब तू शादी करेगा ना, उसके बाद तुझे पता चलेगा। अभी तुझे कुछ पता नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, अपने पूरी आवाज में यहाँ से बोलकर भद्रपुर के लोगों के कानों के पर्दे हिला दो और उन्हें बता दो, हमारे गांव और हमारी इज्जत का ये सवाल है। क्या बोलते हो? हाँ। सुनो भद्रपुर वालों, हम डांगपुर वाले तुम्हारे गांव में कोरोना, मलेरिया, हर तरह की बीमारी तुम्हारे गांव में फैले, मैं ये सारी बीमारी इस अग्नि के साथ तुम्हारे गांव में फेंकता हूँ। नारायण नारायण। कृष्णा बाबू, ये दानपुर के सारे लोग हमारे लिए बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। हे डांगपुर वालों, लो सुनो, हम भद्रपुर वाले दुख, कष्ट और महामारी, हर्पीस, कालरा तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। डांगपुर वालों,
रुक जाइए गोपाल जी। क्यों? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपके तो बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर गोपाल बाबू। तुम क्या चाहते हो मैं ये बहुत देर बाद समझ पाई। अगर पॉसिबल हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। कितना आसान होता है ना किसी से माफी मांग लेना। पहले सामने वाले को दुख पहुंचाओ और फिर माफी मांग लो। कितना आसान है ना? क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था? अगर अनजाने में किसी से कोई गलती हो तो माफी मांग लेनी चाहिए। और मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ओके, मैंने अपने कान पकड़ लिए। अब क्या मैं उठक बैठक करूं? चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? बोलो ना। वैसे आज मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकती हूँ जो भी तुम चाहो। पक्का ना? अरे पक्का बोल दिया ना। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगी। अय्या, तुमने ये क्या कह दिया? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मुझे तो शर्म आ रही है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर कोई गलती से खाई में गिर जाए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बात ही उल्टी है समधन जी। बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी बेटी भाग गई, वो भी आपके दुश्मन के बेटे के साथ। उसने तो आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। तो इसमें डांगपुर वालों की ही गलती है। वो तो नादान थी। इन लोगों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फंसा लिया होगा। क्या बताऊं समधी जी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कह सकते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं समधन जी, जो हुआ सो हुआ। हमें हर हाल में कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब ऐसी दुर्घटना फिर से न घटे, इसके लिए हमें पहले से चौकन्ना रहना होगा समधन जी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं पिताजी? मेरी ननद तो अभी भी पढ़ाई कर रही है। अरे मेरी बेटी, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। उसके लिए पढ़ाई केवल एक बहाना मात्र है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ ही नहीं। मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ समधन जी। आपकी बड़ी बेटी भी उस डांगपुर के मुखिया के बड़े बेटे से प्यार करती है। हाँ? आपको पता नहीं है, वो दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। घोर कलयुग है। पहले तो मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ, पर अपने खास लोगों ने मुझसे कहा, तब जाकर मुझे पता चला। अगर ये बात सही है तो उसकी भी शादी जल्दी ही करानी होगी। पर इतनी जल्दी हम लोग लड़का कहाँ ढूंढ लेंगे? अरे मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैंने अपने घर की लक्ष्मी आपके घर ब्याही है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी बेटी, आपके घर की बेटी मेरे घर की बहू बन जाए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा करने से हमारे संबंध और भी गहरे हो जाएंगे। वो तो है। इस बारे में तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। क्या वो उस बात को मान जाएगी? उसके मानने से क्या होगा? उसकी भी शादी जल्दी ही कराऊंगी समधी जी। गोपाल सुनो तो। घर नहीं जाना है? कितनी देर हो गई है। पता नहीं क्यों आज मुझे तुमसे अलग होने का मन नहीं कर रहा है। अब मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा है, पर बहुत देर हो गई है ना। मेरी माँ को शक हो जाएगा, तब चलते हैं ना। तो शक होने दो ना, मैं तुम्हें भगा कर अपने घर ले जाऊंगा। ये सब बोलना ना आसान है। एक लड़की को अपने घर से भगा कर ले जाना बड़ी हिम्मत का काम होता है, पता है? तुम्हें लगता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? मैं दांगपुर का हूँ, दांगपुर का। मेरे गांव में हमारी बहुत चलती है। मेरा भाई बहुत हिम्मत वाला है। बात करती हो? हाँ हाँ, अगर हिम्मत है तो आज ही ले चलो, देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। सच कह रही हो? हाँ सच में। सच कह रही हो ना? तो चलो मेरे साथ। अरे अरे अरे, कहाँ? घर।
आज स्कूल से कब फ्री हुई थी? आज थोड़ी देर तक क्लास चली थी माँ, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दी हो बेटी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है? क्या तुम भूल गई हो? डांगपुर वाले हत्यारे थे तुम्हारे पिताजी के। ये क्या बोल रही हो माँ? और ये सब तुम्हें किसने बताया? और ये सच है कि झूठ, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। डांगपुर के लड़के के साथ तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ रही हो, मुझे सब पता है। हे ईश्वर, मैंने कौन सा पाप किया था तो दुश्मन के साथ में अपना प्रेम प्रसंग चलाने लगी? हाँ, उन्होंने मेरे पिताजी का खून किया कि नहीं, हमें इस बात की पक्की खबर भी नहीं है, तो मैं इस दुविधा में नहीं रह सकती। आप ये समझ लीजिए माँ। हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करूँगी। तुम्हारा दिमाग उसने खराब कर दिया है, डांगपुर वाले लड़के ने। हे ईश्वर, पहले उनके छोटे बेटे ने, अब तुम्हारा बड़े ने। सुन लो तुम लोग, आज से वो स्कूल नहीं जाएगी। उसने बहुत पढ़ाई कर ली और बहुत होशियार हो गई, जिसकी वजह से हमारा सिक्का खोटा हो गया। आज उसे इतनी देर क्यों लग गई? अभी तक घर से निकली नहीं क्या? कब से यहां खड़े रहकर इंतजार कर रहा हूं। खैर, जाने दो, अब मैं निकलता हूं। तो बच्चों, हाथ का मतलब होता है हैंड, और कंठ का जो मतलब होता है वो होता है थ्रोट, और ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स जिसमें पूरी दुनिया बसी हुई है, और नेत्र का मतलब होता है आंखें, और लीलार का मतलब होता है फोरहेड। आप सबको अच्छे से पढ़ाई करके माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, आज की पढ़ाई यही खत्म करते हैं। आज जो पढ़ाया उसे कंठस्थ करके कल क्लास में आइएगा। चलिए, नमस्ते। सुनो गोपाल, गुण केसरी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए कहा। वो स्कूल नहीं आ पाएगी आज के बाद। हरे नारायण।
इस हफ्ते में तो शादी की कोई शुभ तिथि ही नहीं है, लेकिन दिसंबर 25 को एक अच्छी तारीख बन रही है, तो इसी दिन को तय कर लीजिए। क्या 25 दिसंबर के पहले कोई ऐसा दिन शुभ नहीं है क्या? बोलिए पंडित जी। दिसंबर 22 भी ठीक है, लेकिन उस दिन रात को कुछ नक्षत्र अशुभ हैं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि 22 तारीख को न रखा जाए तो ही अच्छा होगा। 25 दिसंबर अच्छा दिन है तो करते हैं, कुछ ही दिन का तो अंतर है। बाकी जैसा आप लोगों की इच्छा हो, आप लोग मिलके वैसा कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो भूल गया, पूर्णिमा के दिन मेरे बेटे का जनेऊ है, तो आप सब परिवार मेरे घर जरूर आइएगा। नमस्ते। मैं तो नहीं आ सकती, बेटे बहू को भेज दूंगी। पाए लागू पिताजी। खुश रहो बेटा। क्या हुआ माँ, आज आप इतनी सारी प्लेटें क्यों सजा रही हैं? कहीं बड़े भाई की शादी तो नहीं तय कर दी? ये तुम्हारे भाई के लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं बेवकूफ। क्यों? फिर से मेरी शादी हो रही है क्या? मैं कितनी शादी करूंगा माँ, एक शादी तो कर रखी है। तुम्हारी माँ जो कह रही है सही कह रही है। तुम तो बुद्धू ठहरे। किस्मत अच्छी है कि इतनी अच्छी बीवी मिल गई है। तुमने कभी सोचा भी होगा ऐसा? गांव वालों की शिकायत है कि तुम्हारी शादी में उन्हें मटन खाने के लिए नहीं मिला, तो अब खिला देते हैं, ठीक है? हमारी इतनी अच्छी बहू आई है तो इतना हक तो बनता है उनका। तो ये दावत कब है पिताजी? अब इस सप्ताह में तो कोई अच्छा मुहूर्त बचा नहीं है, तो 22 दिसंबर की तारीख पक्की की गई है, समझे? और इस भोज के लिए खस्सी की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। ठीक है पिताजी, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ बेटे, तुम्हारी आज क्लास नहीं थी क्या? इतनी जल्दी घर आखिर कैसे आ गए? स्कूल में पढ़ाई चल रही है, लेकिन आज मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं घर आ गया। ये तो मैं नया सुन रहा हूँ। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? अब ये सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? खाने को बीच में छोड़कर तुम पढ़ाई के लिए भाग जाते थे। अपने स्कूल में तुम्हारा कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पिताजी। जेठ जी बहुत कमजोर भी दिख रहे हैं। क्या हुआ भाई, आजकल तू ठीक नहीं लग रहा है, कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ है तो बता दे, मैं डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाता है बेटे। तुम्हारी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम पर कोई न कोई जादू टोना जरूर हुआ है। ए बेटा, जरा जाकर बाबा को लेकर आओ। इसके खून को वो जंगल की भूतनी ने पकड़ रखा है। अब जाओ मेरे लिए एक लाल रंग का मुर्गा लेके आओ, जो खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके बाद मैं बताता हूँ। ओ भाभी, आप हो? अंदर आ जाइए। तुम्हारे भाई और मैं, हम दोनों मिलकर पिताजी के घर जा रहे हैं। मैं बस तुम्हें बाय कहने के लिए आई हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम ज्यादा परेशान होगी तो दुखी हो जाओगी। औरत के जाति को ये सारा तो सहना ही पड़ता है। बस भगवान से प्रार्थना करती रहे, तुम्हारी विश जरूर पूरी हो जाएगी। हाँ, अब आखिरी उम्मीद सिर्फ भगवान से ही है भाभी। हाँ, आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, और खाना खा लेना। ठीक है भाभी।
सुनो हनी, कल हमें जल्दी से घर लौटना होगा। इतना जल्दी क्यों जाना है? हम खाना खाने के बाद जा सकते हैं ना? लग रहा है तुम्हारा मायका छोड़ने का जी नहीं कर रहा है। तो तुम चाहो तो रह सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ? और तुम भी मेरे बगैर अकेले घर में नहीं रह सकते। नहीं, मैं नहीं रह सकता। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। ए, चलो जल्दी जल्दी। इन लकड़ियों को साथ ले लो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इन लकड़ियों को भी साथ ले लो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें किसी ने देखा हो। जिस रास्ते से हम आए हैं वो बहुत खतरनाक है। हमें किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं लोगों को लगता है कि वहाँ भूत रहते हैं। शाबाश। अब रात को ही नहीं, दिन दहाड़े भी हम डकैती डाल सकते हैं। जी हुजूर, जी हुजूर। पर हुजूर, अगर कोई दिन के वक्त हमें लकड़ियां काट के देख ले और मुझे कायर और डरपोक लोगों की जरूरत नहीं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो न खुद का भला करेंगे और न ही किसी और का भला होने देंगे। एक कालिया पंता नाम का लड़का था जो कभी मेरी बात नहीं मानता था, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की हड्डी नहीं पचा सकता। और उसी तरह से मैंने 15 साल पहले उसे रास्ते से हटा दिया। जो भी तुम्हारे रास्ते का कांटा बने उसे उखाड़ कर फेंक दो। मुझे बस जानना था, कल लकड़ों को उसी जगह भेजना है ना? हाँ हाँ, वही पहले वाली जगह पे। शाबाश। क्या तुम लोगों ने भद्रपुर की बांध को नष्ट कर दिया ना? किसी ने तुम पर शक तो नहीं किया? अरे भद्रपुर वाले हर बार डांगपुर वालों पर शक ही करते रहते हैं। ये क्या दामाद जी, आप यहाँ? आप मुझे दामाद मत कहिए। ठीक, आपके घिनौने पापों के लिए अब मैं आपका दामाद नहीं, मौत बनकर आया हूँ। अरे दामाद जी, गुस्सा मत कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। समझदारी से? मैंने आपका पापी दिल देख लिया है, जान भी गया। आज इस पूनम की रात के उजाले में तुम सभी शैतानों का अंत होगा इसी जगह पे। आज से इस धरती से तुम सभी शैतानों का आतंक हट जाएगा। मुंह संभाल के बात करो, वरना हमारी बहन विधवा हो जाएगी। और जो हालत हमने तुम्हारे पिता की थी, ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करें। नहीं नहीं, मत मारिए पिताजी, मत मारिए। छोड़ दीजिए पिताजी, पिताजी मत मारिए, पिताजी मत मारिए। वैसे क्या किया उसने? तुम क्यों उसे मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति को मारते हुए? नहीं बेटी नहीं, हम लोग तो बस इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये तो हम पर ही हमला कर रहा था। हम तो बस इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बेटी, तुम्हें इन सब मामलों में पड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो पता होना चाहिए कि मैं किस शैतान की बेटी हूँ। ए लड़को, सुनो, जब तक उस मुखिया के बेटी के साथ हमारे बेटे की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक इन दोनों को घर में जाकर बंदी बना लो। बाकी हम बाद में सोचेंगे। उठ जाइए, छोड़िए उसे, छोड़िए छोड़िए। आखिर क्या चाहते, आखिर क्या चाहते डांगपुर वाले? पानी का बांध तोड़ दिया, उससे भी मन नहीं भरा। अब वो हमारे गांव के लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिए। बड़ी हैरानी वाली बात है। बिल्कुल सही। हे नारायण, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी और आपके बेटे को किसी ने बंदी बनाकर रख लिया है समदन जी। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, इस शादी को रोकना होगा। विवाह रुकेगा नहीं। जो टाइम फिक्स हुआ था उसी पे शादी होगी। अगर वो डांगपुर वाले चाहते हैं कि शादी ना हो, उनका ये छल मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। आप जब कुंडली देख रहे थे तब आप कह रहे थे कि एक अच्छा दिन है 25 दिसंबर से पहले कोई दिन है ना? लेकिन क्यों? उन्हें हराना होगा। हरे नारायण। वैसे 22 तारीख तो ठीक ही है, लेकिन वो दिन शादी के लिए नक्षत्र शुभ नहीं है, ये आपको बता देता हूँ मुखिया जी। ठीक है, 22 तारीख को तुम यहाँ पर शादी के लिए आना। मैं देखना चाहूंगी कि डांगपुरा के लोग आखिर क्या करेंगे। अब समदन जी के फैसले को मैं कैसे बदल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। एक अंधा क्या ढूंढता है? आंखों की रोशनी। पोस्टमैन भैया, अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ कहो, क्या बात है? सुनो ना, एक मेरा काम कर दो ना। कहो ना, क्या काम करना है मुझे? ये चिट्ठी आप डांगपुर में ये चिट्ठी पहुंचा देंगे मेरी बहन को? मैंने तुमसे वादा तो कर दिया है, लेकिन अगर उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया तो क्या होगा? तुम ये क्या कह रहे हो पोस्टमैन भैया? डांगपुर वाले बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरे भाई और भाभी को डांगपुर में कैद किया गया है। कोई तो होगा जो ये सब करवा रहा है। यही सब बताने के लिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसे पहुँचा दीजिए ना प्लीज। तुमने मुझे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर मुझे कुछ होगा तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए आओगी? मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। और मुझे बता दीजिएगा मेरी बहन इस वक्त किस हालात में है। मेरे पास आपके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करना। हे पोस्टमैन भाई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। वहाँ क्यों छुप रहे हो? आओ ना, बैठो। क्या चोरों की तरह देख रहे हो? बताओ। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो, और कुछ नहीं बहन। मुझे बताओ, मेरे घर में सब ठीक तो है ना? सब अच्छे हैं, पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे भाई और भाभी को किडनैप कर लिया है दांगपुर के लोगों ने। सबको ये बात पता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ये चिट्ठी देने के लिए। ये देखो, ये चिट्ठी है। हाँ, लेकिन भाभी आपको ये सब कैसे पता चला? ये चिट्ठी लीजिए, गुण केसरी दीदी ने भेजा है। पोस्टमैन लेके आया था। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। गुण केसरी की चिट्ठी? अभी हम क्या करेंगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी। अगर गुण केसरी को मेरे अलावा किसी और ने सिंदूर लगाया तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं वादा करता हूं कि गुण केसरी से मैं ही शादी करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। और रही बात आपके भाई और भाभी की, वो भी जल्द मिल जाएंगे। आप अकेले ही जाओगे क्या? हाँ, ये मेरी जिंदगी की आखिरी परीक्षा है। लेकिन भाभी, इस बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर भैया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? गुण केसरी, तुमसे मेरे अलावा कोई और शादी नहीं कर सकता। बहुत खूब। क्या तुम लोगों को समझ में आ गया? जी समझ गए।
शाबाश। ध्यान से सुनो, अब आप लोग अपना काम बिना भय के कर सकते हो, समझ गए ना? क्योंकि दोनों गांव वाले अभी शादी के तैयारी में जुटे होंगे और उसी वक्त तुम लोग अपना काम शुरू कर देना। जब सभी डांगपुर वाले अपना नाच शुरू करें और भद्रपुर वाले शादी की शहनाई बजाए, समझ गए ना? गोपाल, गोपाल, गोपाल। बोल, कौन है तू और तुम लोगों को किसने भेजा है? मेरे गांव के प्रधान ने, वो हमें पहले भी इस जंगल में पेड़ काटने के लिए भेजते रहते थे। वो आदमी के रूप में शैतान है। उसने खुद की बेटी को कैदी बना के रखा है और अपने दामाद को भी अपने घर में। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इधर आओ, बाहर आओ। देखो, ये प्रधान के आदमी है। ये उसी की जालसाजी है हमें रोकने की। आज हम दोनों को एक होकर उसको रोकना पड़ेगा। हमें उसका सर्वनाश करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें जाकर शादी रोकनी होगी। जल्दी करो। अच्छा ये बता, सुबह कहाँ गई थी? आकाश में या पाताल में? पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा। कहाँ चली गई थी तू? उसने भगाया ना? उसने भगाया ना? मुझे सच सच बता। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ समधन जी? अनर्थ हो गया समधी जी। उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या ही करूं? वो मेरी बेटी को भगा के लेके गया। ए लड़को, जाओ और उसे उठा कर ले आओ। अगर उस लड़के की टांगे भी तोड़नी पड़े तो तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा करण, तुम भी इनके साथ जाओ। वो रहे दोनों, जाओ जल्दी यहाँ लेकर आओ। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। ए लड़को, इस कमीनी को लेके आओ। ए गोपाल, छोड़ दे करण भाई को।
ना जाने आज मेरा बेटा किस हालत में होगा, कहाँ होगा, किस अवस्था में होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। मैं यहाँ हूँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। बेटा कृष्णा, बहू, डांगपुर वालों ने कैसे छोड़ दिया तुम्हें? बस करो माँ। हम काफी समय से मासूम डांगपुर के लोगों को दोषी मानते आए हैं माँ। अरे हमें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा माँ। अरे हमने जिसे अपना सोचा वही तो शैतान निकल गए। तो अब इन पर लांछन लगाना गलत है, बेकार है। जिस कमीने ने अगवा किया था वो कोई डांगपुर का नहीं, ये कमीना है ये। आकाश से नहीं डरता, चट्टान से मैं नहीं डरता, धरती से मैं नहीं डरता, आसमान से मैं नहीं डरता। मैं अपने मन का मालिक हूँ। कांचा को गुस्सा आने के बाद कांचा किसी को नहीं छोड़ता। अब तेरा खेल खत्म हो गया है। गोरखे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। शाबाश बेटे, शाबाश। है ना मर्द, तुम ऐसे मासूम औरत को कब्जे में नहीं ले सकते। अगर एक बाप की औलाद हो तो मुझे छोड़ के दिखाओ। औरतों को क्यों बीच में ला रहा? मुझसे लड़। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? कम से कम भगवान से तो डरिए पिताजी। ये क्या कह रहे हो? आज मैं जो चाहूंगा यहाँ पर वही होगा, वही। ए पागल पंडित, मंत्र पढ़ना शुरू कर। आज तो मेरे बेटे की शादी इस लड़की से होकर रहेगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए अत्याचार। पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, दुश्मन हो, दुश्मन। हे नारायण, ये सब क्या अनिष्ट हो रहा है? ए पंडित, मंत्र पढ़ना शुरू कर। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, ओम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को। ओम गणपते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अदब्बे स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम अदब्बे स्वाहा, ओम नराय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम एकपदे स्वाहा। छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे। पापी छोड़, मुझे छोड़ दे। मिठाई से छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसे छोड़ना मत। रुक पाखंडी, कहाँ भाग रहा है तू? तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे को तूने हमारा जंगल खराब किया। तू ही है वो पापी।
तू ही है वो पापी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही है वो पापी, तू ही पापी है, तू ही पापी है, तू ही पापी है। माँ तुम ठीक हो? माँ क्या हुआ माँ? मार के भुर्ता बना दो इनका। हाँ, यह छोड़ दो बेटा, छोड़ दो इन नालायकों को। नहीं पिताजी, आप इस दरिंदे को नहीं जानते। यही है वो जानवर जिसने दोनों गांव के बीच में आग लगाई है। यही है वो पापी। आज इसका सर्वनाश होगा, सर्वनाश। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मुझे सब पता चल गया है और मुझे ये भी पता है कि हमारे समाज में अगर एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो इस कमीने को मारकर अपने आप को हत्यारा मत बनाओ। ये मूर्खता होगी बेटा, मूर्खता। इस शैतान को, इस पापी को, इस शैतान को क्या सजा देनी है वो मैं देखूंगा। गोपाल बाबू, ये लीजिए सिंदूर और मांग में भर के इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। आइए समधी जी, जो दोषी नहीं था उसे शुरू से शत्रु समझ रही थी। इसके लिए मुझे और संपूर्ण भद्रपुर वासियों की तरफ से सब गांव वालों के समक्ष मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगकर समधन जी हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इसमें दोष सिर्फ आपका नहीं है, इस दोष में आधा हिस्सा हमारा भी है। अब हमें पुरानी सारी बातें भुलाकर ये सोचना है कि इन लोगों को क्या दंड दिया जाएगा। सुनिए मुखिया जी, इस दुष्ट को हम जूते का माला पहना दें क्या? हाँ, और इनके मुंह को काले रंग से पोत दिया जाए। हरे नारायण, लगता ये काफी नहीं है, इन्हें पहाड़ के ऊपर से फेंक देना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और इनका भर गया है। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। चल। हाँ। बहुत अच्छा जूते का माला लग रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले चलो इनको, ले चलो। मारो सबका, छोड़ना नहीं।